नमस्कार। एक बार फिर प्रवीण वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो विलियन चैप्टर पीछे से चल रहा है अपना सॉल्यूशन, जिसको अपन विलियन बोलते हैं। विलियन में कुछ वीडियोस हमने बनाए हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़े। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म को अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको इसमें से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विलयनों के वे गुण जो विलय की कणों की संख्या, विलयनों के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या, आयनों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति या संरचना पर निर्भर नहीं करते, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। सीधा सा अर्थ सोचो, सीधा सा अर्थ बताऊं आपको कि विलयनों के ऐसे गुण होंगे जो कणों की संख्या पर डिपेंड नहीं करेंगे, कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। वो इनकी प्रकृति संरचना पर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे मान लो, मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं आपको कि आपके पास एक NaCl है और एक आपके पास कोई Na2SO4 है। आपके पास कोई NaCl है और आपके पास क्या है, Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है। आपने NaCl डाला, आपने Na2SO4 डाला, तो इनके जो आप NaCl डाल रहे हो या Na2SO4 कोई शुद्ध विलायक में आप डाल रहे हो, तो NaCl की कण की संख्या पर डिपेंड करेगा, Na2SO4 की कण की संख्या पर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड नहीं करेगा, ये निर्भर नहीं करेगा कि आपने NaCl डाला है कि Na2SO4 डाला है। मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपने क्या डाला है, डिपेंड ये करेगा कि आपने इसमें NaCl के कितने कण डाले हैं, कितने Na2SO4 के कण डाले हैं। या मैं यूं बोल दूं तो मैंने लिखा है अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती कणों की संख्या, समानुपाती आयनों की संख्या, समानुपाती परमाणुओं की संख्या, मोलों की संख्या और मोल प्रवास, इन पे डिपेंड करता है अणुसंख्यक गुणधर्म। यानी कणों की संख्या ज्यादा हो चाहे, आयनों की संख्या ज्यादा हो चाहे, परमाणुओं की संख्या, मोलों की संख्या और मोल प्रवास बढ़ेंगे तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ते जाएंगे। तो सीधा सा मतलब एक ही है कि जो आपने विलय डाला है उस विलय की प्रकृति पर, संरचना पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है कि आपने इसमें उस विलय के कितने कण डाले हैं, कितने मोल डाले हैं, कितने आयन डाले हैं, कितने इसके मोलों की संख्या है, मोल प्रभाव, इस पर बात पर निर्भर करते हैं। वो होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अब क्या होता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म को बहुत बड़ा टॉपिक, लेंथी टॉपिक है, इसको अपने एक एक पढ़ेंगे। अणुसंख्यक जो गुणधर्म है उसके अंदर कई गुणधर्म आपको बताए गए हैं। सबसे पहले मैं गुणधर्म की चर्चा करूं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये टॉपिक थोड़ा पीछे भी आया हुआ है, थोड़ा वापिस समझते हैं इसको कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन से मतलब क्या है। सबसे पहले मैं एक परिभाषा लिखी है मैंने, वाष्प दाब अवनमन। इसका मतलब क्या है, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, कोई शुद्ध विलायक अपने पास, उसमें क्या मिलाते हैं, अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है, ये उस शुद्ध विलायक में हमने कोई अवाष्पशील विलय डाल दिया। अवाष्पशील वो होगा जिसकी कोई वाष्प नहीं बनेगी। जैसे आप इसमें अवाष्पशील विलय डालोगे तो इसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यानी अवनमन का मतलब होता है गिरना, वाष्प दाब जो होता है वो गिर जाता है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अब वाष्प दाब में कमी हमने पीछे भी पढ़ी है। वाष्प दाब में अवनमन को डेल P से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल P इज इक्वल टू होता है PB0 माइनस PS। जो PB0 होता है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का
वाष्प दाब है। पीबी नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और जो पीएस है वो विलयन का दाब है। पीएस किसका है? विलयन का दाब है। पीएस किसका है भाई? विलयन का दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है, यानी शुद्ध विलायक की वाष्प हमेशा ही ज्यादा बनती है। फिर मैंने इसके एक नीचे लाइन लिखी है, वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब में अवनमन मतलब डेल पी, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मतलब पीबी नोट के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी हमने जो डेल पी लिखा है तो अपने पास जो समीकरण बनेगी वो समीकरण क्या बन जाएगी? हमारे पास वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की समीकरण कुछ यूं बनेगी, डेल पी अपॉन पीबी नोट, यानी ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। सीधी सी मतलब सीधा सा अर्थ एक ही है कि वाष्प दाब में जो अवनमन है उसमें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दिया जाए या उसका जो अनुपात है वो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, डेल पी अपॉन पीबी नोट इज इक्वल टू, डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल पी इज इक्वल टू होता है पीबी नोट माइनस पीएस अपॉन क्या आ जाएगा? पीबी नोट। ये हमारे पास वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो गई। तो हमने अणुसंख्या गुणधर्म को आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ाते हुए पहला टॉपिक शुरू किया है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इसको और आगे चलते हैं, बोर्ड को प्रसार करता हूं मैं। हमारे पास समीकरण नंबर 2 आई हुई है, डेल पी अपॉन पीबी नोट इज इक्वल टू पीबी नोट माइनस पीएस अपॉन पीबी नोट। ये समीकरण अपने पास आई हुई है। इसी समीकरण का अपने को क्या करना है? यूज करना है। क्या करना है? अपने को यूज करना है। इसी समीकरण का उपयोग करते हुए इसको थोड़ा आगे सिद्ध करना है। तो मैं लिखता हूं, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, हमने पीछे राउल्ट का नियम पढ़ा है। राउल्ट का जो नियम होता है वो हमने पढ़ा है कि एक्स ए इज इक्वल टू डेल पी अपॉन पीबी नोट होता है। एक्स ए इज इक्वल टू डेल, एक्स ए इज इक्वल टू डेल पी अपॉन क्या होता है? पीबी नोट होता है। और हम इस एक्स ए को ओपन कर सकते हैं, यूं लिखें, डेल पी अपॉन पीबी नोट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अपन जानते हैं, पीछे पढ़ा है कि एन इज मोर लेस देन कैपिटल एन, यानी एन का मान क्या हो जाए? बहुत छोटा हो जाए। ये यूं बोल दूं मैं, एन का मान बहुत छोटा होने का मतलब क्या है? जो स्मॉल एन है, विलियन ज्यादा तनु हो जाए। विलियन क्या हो जाए? तनु अधिक हो जाए। ज्यादा तनु हो जाएगा तो कैपिटल एन के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये। और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं, अपने पास समीकरण आ जाएगी, मैं लिखूंगा इसको, डेल पी अपॉन पीबी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन। ये जो है वैल्यू वो एन के बराबर आ जाएगी। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? एन के बराबर आ जाएगी। ये अपने पास एक समीकरण आ जाएगी। इस समीकरण को अपन थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, यानी मैंने क्या लिखा थोड़ा समझिएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू एन लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि विलियन ज्यादा तनु हो गया, ज्यादा डाइल्यूट हो गया, तो एन की वैल्यू एन से बहुत ज्यादा बड़ी होगी, यानी एन बहुत ही, स्मॉल एन बहुत ही कम हो गया। इस समीकरण से मैं लिखूं इसको, डेल पी अपॉन पीबी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, यानी मैं पीबी नोट को क्या ले गया? क्रॉस ले गया। पीबी नोट को क्या ले गया? मैं क्रॉस ले गया। तो हमारे पास जो समीकरण है डेल पी इज इक्वल टू पीबी नोट अपॉन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। इसी समीकरण से हम अपन क्या कर सकते हैं? और थोड़ा आगे इसका विस्तार कर सकते हैं। अपन जानते हैं
स्मॉल n इज इक्वल टू होता है W नोट अपॉन M नोट, कैपिटल N इज इक्वल टू होता है W कैपिटल W अपॉन M। इस वैल्यू को अपने यहां और पुटअप कर सकते हैं, और पुटअप करें तो समीकरण आ जाएगी डेल P इज इक्वल टू PB नोट। इसको यहां रखें अपन तो वैल्यू आ जाएगी W0 अपॉन, मैंने समीकरण में पुट किया है M0 इंटू ऊपर आ जाएगा M, ये M ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा W, नीचे क्या आ जाएगा अपने W इसके अंदर आ जाएगा। तो अपने पास एक नई फिर समीकरण सामने आ गई। इस समीकरण की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, यहां से M0 भी निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल में काम आता है हमारे पास फॉर्मूला। अपने यहां से क्या मिल सकता है, M0 भी मिल सकता है। तो अपन क्या करें, यहां से M0 निकालें तो समीकरण कुछ यूं बन जाएगी, जो डेल P है इसको क्रॉस ले जाएं तो M0 इज इक्वल टू डेल P नीचे चला जाएगा, PB नोट W0 अपॉन M अपॉन, मैं क्या ले गया डेल P इधर ले गया तो आ जाएगा डेल P इंटू W। यहां से हम M0 या M नोट की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला है जो हमारे न्यूमेरिकल में क्या आता है, काम आता है। यानी M0 क्या है, विलय का अणुभार, विलय का क्या है, अणुभार है ये, विलय का क्या है, ये अणुभार है। थोड़ा सा और अपन इसको समझें तो जो डेल P है, इस समीकरण को देखें, हम इस समीकरण को लेके आए तो PB नोट जो है, PB नोट एक कांस्टेंट वैल्यू है। जो PB नोट है वो एक स्थिरांक है, यानी इसका मान निश्चित होता है, कांस्टेंट है। इसको मैं कांस्टेंट लिखता हूं तो आप देखेंगे कि जो डेल P है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। डेल P किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। तो अतः मैं कह सकता हूं कि जो डेल P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली समानुपाती किसके है, मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। यही इसका अणुसंख्यक गुणधर्म है। अतः हम कह सकते हैं कि डेल P जो है वो मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। किस में निर्भर कर रहा है, मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, ये टॉपिक अपने था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में क्या था, अपेक्षिक अवनमन। बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इस सूत्र को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक, वो रहेगा कौंथनाक में यूनियन। क्या रहेगा, कौंथनाक में यूनियन। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा इसके अंदर अणुसंख्यक गुणधर्म है कौंथनाक में यूनियन, जिसको डेल TB से रिप्रेजेंट करते हैं। कौंथनाक में जो यूनियन है उसका मतलब क्या है, अंग्रेजी में बोलो तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। कौंथनाक में यूनियन, कौंथनाक में यूनियन से मतलब मैंने कहा डेल TB से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पहले मैं सीधा कौंथनाक के बारे में आपको बताता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट से मतलब क्या है। कौंथनाक क्या चीज है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, यानी ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे कौंथनाक कहते हैं या कौंथनाक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है, वो जो अपना ताप है वो किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब मैंने क्या किया इसमें देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में, कोई अपने पास शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक है, उसमें मैंने क्या कर दिया, कोई अवाष्पशील विलय डाल दिया। ये मैंने इसमें क्या डाल दिया, विलय, जैसे पानी है शुद्ध अपने पास प्योर वाटर है,
उसमें मैंने NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया। तो नमक डालने से क्या होगा? नमक डालने से इसके वाष्प दाब में तो आ जाएगी कमी और कंथनाक में हो जाएगी वृद्धि। ऐसा आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, प्रायोगिक रूप से। आप एक तो सीधा पानी को गर्म करना, सीधा पानी को गर्म करेंगे तो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाएगा। लेकिन आप उसमें नमक डाल दोगे, नमक डालने से जब आप उसको उबाल के देखोगे तो उबाल के देखने से ये जो पानी है नमक वाला विलयन, वो 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा। इसका मतलब उसके कंथनाक में क्या होगी? वृद्धि होगी। कंथनाक में जो वृद्धि हुई है यही कहलाता है कंथनाक ऊनियन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंथनाक ऊनियन कहलाता है। देखा मैंने लिखा भी है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील द्रव मिलाया जाता है तो उसके कंथनाक में वृद्धि हो जाती है। इसे कंथनाक ऊनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंथनाक ऊनियन। अपने समीकरण देखिए, कंथनाक ऊनियन होता है डेल टीबी। डेल टीबी इज इक्वल टू होता है टीएस माइनस टीबी। टीएस जो होता है वो विलयन का कंथनाक है। विलयन का क्या है? ये कंथनाक है। और टीबी क्या है? टीबी शुद्ध विलायक का कंथनाक है। शुद्ध विलायक का कंथनाक है। ये क्या है? शुद्ध विलायक का कंथनाक। विलयन का कंथनाक हमेशा ही ज्यादा होता है शुद्ध विलायक की तुलना में। मैंने क्या किया, माना अपने पास एक तो शुद्ध विलायक है, एक अपने पास विलयन फर्स्ट है और एक अपने पास विलयन सेकंड है। इस विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड का मतलब क्या है? शुद्ध विलायक है, इसका मतलब उसमें कोई विलय नहीं है, कोई भी विलय मैंने नहीं डाला है। और विलयन जो फर्स्ट है उसमें मैंने कोई विलय डाल दिया, और जो विलयन सेकंड है इसमें विलय तो डाला है लेकिन इसकी जो सांद्रता है, इसकी जो मात्रा है वो विलयन फर्स्ट से क्या है? ज्यादा है। यानी एक में मात्रा कम है और दूसरे में मात्रा क्या है? ज्यादा है। जैसे जैसे विलय की मात्रा या विलय के कणों की संख्या, विलय के आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अणुसंख्या गुणधर्म बढ़ते हैं। पीछे भी बढ़ा हमने, तो कंथनाक ऊनियन भी बढ़ता जाएगा। तभी तो मैंने लिखा है कि जैसे ही अपन विलय मिलाते हैं तो विलय मिलाने से जो वाष्प दाब है उसमें तो क्या आ रही है? कमी। यानी देखो पीबी नोट शुद्ध विलायक का ज्यादा है, फिर P1 का ज्यादा है, फिर P2 का ज्यादा है, लेकिन कंथनाक में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा विलयन सेकंड का है, इसके बाद विलयन फर्स्ट का है और लास्ट में शुद्ध विलायक का है। तो कंथनाक में क्या आ रही है? इसमें कमी आ रही है। क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो सीधी सी बात एक याद रखेंगे, जैसे जैसे अपन विलय की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके वाष्प दाब में तो आएगी कमी और कंथनाक में हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। इसे हम कंथनाक ऊनियन कहते हैं। अब क्या है, इसके अंदर एक ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को लेकर के अपन समीकरणों को सिद्ध करेंगे, समीकरण को आगे बढ़ाएंगे। मैं साफ करता हूं बोर्ड को। समीकरण ध्यान रखना, ये कंथनाक ऊनियन डेल टीबी इज इक्वल टू टीएस माइनस टीबी होता है। तो पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, उस ग्राफ के आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। तरीका सीधा है, ये जो लाइन लगा रहा हूं वही तरीका है। आप इसकी तरीके से सीधा बनाओ, दो लाइनें बीच में डालो, ये यूं भी दो लाइन क्या कर दो, बीच में डाल दो बस। एक तरफ तो मैंने लिखा है वाष्प दाब, एक तरफ लिखा है मैंने कंथनाक। ठीक है भाई। ऊपर ऊपर ये जो लाइन दिख रही है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। किसका है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, तो इस लाइन को सीधो मैं कोरस्पॉन्डिंग जाऊं इसके, तो ये शुद्ध विलायक का कंथनाक है। शुद्ध विलायक का कंथनाक टीबी होता है। इसके नीचे विलयन फर्स्ट का वाष्प दाब है। किसका है? विलयन फर्स्ट का वाष्प दाब है।
और जैसे इसके नीचे इस कॉरस्पॉन्डिंग लाइन जाऊं तो यहां में विलियन फर्स्ट का कौंथनांक है, ये जो विलियन सेकंड है क्या है, विलियन सेकंड इसका वाष्प दाब है, तो ये विलियन सेकंड का कौंथनांक है। देखिए सीधी सी बात एक ही है, जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं वाष्प दाब में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे इस एरो से इधर जा रहा हूं मैं तो कौंथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसके कुछ लाइनें हैं, मैं ड्रॉ करता हूं लाइनों को सीधा। थोड़ा थोड़ा इस लाइनों को यूं निकाल दीजिए, निकालना चाहे नहीं निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये लाइन ये शुद्ध विलायक की है। किसकी है, शुद्ध विलायक। ये जो लाइन है वो विलियन फर्स्ट की है, और ये जो लाइन है वो विलियन सेकंड की लाइन है। ये लाइन ग्राफ वाली शुद्ध विलायक की है, ये विलियन फर्स्ट की है, और ये विलियन किसकी है, सेकंड की। ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। अब अपन क्या करते हैं, इस ग्राफ में मैंने कहा ये जो लाइन है, अब मैं शुद्ध विलायक की, ये विलियन फर्स्ट और ये विलियन सेकंड, ये शुद्ध विलायक है। मैं नेमिंग करता हूं ए बी सी, ए बी सी डी ई। ध्यान से देखिएगा, बड़ी सिंपल चीजें हैं। त्रिभुज, एक तो त्रिभुज इसमें ये बन रहा है त्रिभुज ए बी डी, और एक त्रिभुज ये बन रहा है इसमें, दिख रहा हो तुम्हें, त्रिभुज ए सी ई। तो मैं नीचे लिखता हूं यहां त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी ई दोनों समरूप हैं। दोनों क्या है, ये समरूप त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज वे होते हैं जिनमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है, वो कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज होने की वजह से इससे मैं लिख सकता हूं त्रिभुज ए बी डी। अपने पास त्रिभुज ए बी डी है, कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी। तो मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से जो अपने पास, तो मैं लिखूंगा ए बी अपॉन, ए बी जो अपने पास त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आ गए समरूप, मैं लिखूंगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो मैं लिखता हूं ए बी अपॉन ए सी, और मैं नीचे वाले से एक त्रिभुज से और लिखूंगा जो त्रिभुज अपने पास ए सी है, ए डी अपॉन ए। ध्यान से देखिएगा, ए डी अपॉन ए, ये किस कंडीशन में लिखा, जब त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है, टी बी माइनस टी वन है, टी वन ज्यादा है, ध्यान देखो ए बी पर ये है, तो मैं लिखूंगा इसको टी वन माइनस टी बी। ए सी देखो ए और सी, ए सी ये है, टी टू माइनस टी बी इज इक्वल टू ए डी, ए डी ये है, ये लाइन ए डी की दिख रही है, तो पी बी नोट माइनस पी वन अपॉन ए डी, और ए अपॉन ए क्या है, ए और ई देखो यहां क्या है, पी बी नोट माइनस पी टू। ये लिखा है मैंने इस त्रिभुज से। ध्यान से देखिए इस समीकरण को, इस समीकरण को मैं क्या लिख सकता हूं, ये डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस। तो इसको लिख सकता हूं मैं डेल टीबी वन, इसको लिख सकता हूं मैं डेल टीबी टू, इसको लिख सकता हूं डेल पी वन और डेल पी टू। ये डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, एक अंतर है, ये भी एक क्या है, अंतर है। तो मैं यूं डाल सकता हूं इसको डेल टीबी, क्योंकि ये अंतर आ जाएगा डेल टीबी का, टी वन माइनस टी टू, डेल टीबी इज इक्वल टू डेल पी, या मैं लिख सकता हूं इसको डेल टीबी
समानुपाती डेल पी, यानी क्वथनांक जो यूनियन है वो वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती है। ध्यान से दीजिएगा, क्वथनांक जो यूनियन है वो वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती है, यानी जैसे जैसे क्वथनांक यूनियन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाष्प दाब अवनमन में कमी आती जाएगी, यानी वाष्प दाब अवनमन घटता जाएगा। सीधा सा हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे जैसे क्वथनांक यूनियन बढ़ रहा है, क्वथनांक बढ़ रहा है, वैसे वैसे वाष्प दाब में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी समीकरण से हम आगे बढ़ेंगे। तो डेल टीबी समानुपाती क्या है, डेल पी है। डेल टीबी समानुपाती क्या है, डेल पी है। इसी समीकरण से मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, यहां लिखता हूं, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, हमने राउल्ट का नियम पीछे पढ़ा है। राउल्ट के नियम से अपन जानते हैं बात कि डेल पी अपॉन पीबी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये हमने पीछे में नियम पढ़ गए हैं। डेल पी अपॉन पीबी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन होता है। ठीक है, यहां से अपन क्या करें, डेल पी इज इक्वल टू हो जाएगा, पीबी नोट में इधर ले जाऊं, पीबी नोट स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन अपॉन क्या आ गया, कैपिटल एन। ये जो समीकरण अपने पास आई है इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास समीकरण 1 ये आ रही है। तो समीकरण आ जाएगी डेल टीबी समानुपाती पीबी नोट, ये वैल्यू रखी है सिर्फ ने, ये डेल पी की वैल्यू यहां रखी है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन अपॉन क्या आ गया, कैपिटल एन, या डेल टीबी इस समानुपाती के निशान को अपन क्या कर दें, हटा दें। तो यहां कांस्टेंट लगाया मैंने कैडेस, क्या लगाया, कैडेस पीबी नोट स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये हमारे पास एक समीकरण आई है। ये सब चीज अपन जानते हैं, जो कैडेस है वो है समानुपातिक स्थिरांक। कैडेस क्या है, समानुपातिक स्थिरांक। थोड़ा और समीकरण को अपन आगे बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं। अपन जानते हैं कि कैपिटल एन बराबर होता है कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम। ये वैल्यूज इसमें अपन रखें, ये वैल्यू को रखें तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी डेल टीबी कैडेस पीबी नोट स्मॉल एन। ये वैल्यू हमने अपने ऊपर रखी है, ये वैल्यू इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू ऊपर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे इसकी जगह रखा है तो ऊपर आ जाएगा एम बटा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। एम बटा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। यहां से अपन थोड़ा देखें, नजर लगाएं, जो केडेस है, पीबी नोट है और जो एम है, केडेस है, पीबी नोट, यानी मैं लिखता हूं यहां केडेस पीबी नोट और जो एम है, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो, ये कांस्टेंट है तो वैल्यूज क्या बच गई, डेल टीबी समानुपाती स्मॉल एन अपॉन डब्ल्यू, ये बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वथनांक यूनियन है वो मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। किसकी संख्या पर डिपेंड करता है, मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने कहा केडेस कांस्टेंट है, पीवी नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कांस्टेंट होता है, और ये जो अणुभार एम क्या है, अणुभार है विलायक का, एम है अणुभार है किसका, विलायक का। और ये विलायक का जो अणुभार है वो भी निश्चित होता है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें डेल टीबी समानुपाती स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। यानी जो क्वथनांक यूनियन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती है मोलों की संख्या की। यही अणुसंख्यक गुणधर्म है, यही क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब मैं थोड़ा समीकरण को आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ाते हुए अपन समीकरण से क्या करेंगे, कुछ बातें सिद्ध करेंगे। सिद्ध कैसे करेंगे, मैं थोड़ा साफ कर देता हूं बोर्ड को।
अपने दो समीकरण काम में लेनी है। देखिए यहाँ जो के डैश, यहां से एक समीकरण लिखी हमने, ये समीकरण आई हुई है, बोर्ड ऊपर लिखता हूं, डेल टीबी इक्वल टू आई है के डैश टीबी नोट स्मॉल एन कैपिटल एन अपॉन डब्ल्यू। ये हमारे पास एक समीकरण आई है। क्या है? अपने पास एक समीकरण आई है। इस समीकरण में मैंने कहा कि ये वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है। क्या है वैल्यूज? ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की जगह मैं एक बार लिखता हूं, मैं कहता हूं कि के डैश पीबी नोट और जो कैपिटल एम है इसकी जगह मैं लिखता हूं के, एक नया स्थिरांक लिखता हूं। क्या लिखता हूं? एक नया स्थिरांक लिखता हूं, नया कांस्टेंट लिखता हूं। नए कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया? अब की बार के मान लिया, पहले के डैश माना था। तो मैंने समीकरण बोली डेल टीबी इज इक्वल टू के स्मॉल एन अपॉन क्या आ गया? डब्ल्यू। स्मॉल एन अपॉन क्या आ गया? डब्ल्यू। मैं कहता हूं कि यदि n बराबर 1 मोल, ध्यान दीजिए n बराबर 1 मोल, w बराबर 1 ग्राम हो तो, n बराबर 1 मोल और w बराबर क्या हो? 1 ग्राम हो तो डेल टीबी बराबर क्या आ जाएगा? कि यानी मैंने क्या कहा कि विलय का 1 मोल और उसकी जो मात्रा है वो कितनी हो? 1 ग्राम हो। तो जो कौंथनाकोनियन है वो स्थिरांक के बराबर आता है। कौंथनाकोनियन किसके बराबर आता है? स्थिरांक के बराबर आता है। लेकिन प्रायोगिक रूप से 1 मोल को 1 ग्राम में घोलना बहुत ही कठिन होता है। यानी 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए जो विलायक है उसकी मात्रा अपन 1000 ग्राम लेते हैं। तभी तो मैंने कहा कि जो W है उसमें 1 ग्राम में घुलेगा नहीं 1 मोल। तो जो विलायक है यानी जो W है उसकी मात्रा अपन कितनी लेते हैं? 1000 ग्राम मानते हैं। कितनी मानते हैं? 1000 ग्राम विलायक की मात्रा को अपन मानते हैं। इसी समीकरण से हम आगे बढ़ेंगे। इसी समीकरण से जैसे मान लो पीछे मैंने समीकरण नंबर 2 लगा दी, तो ये समीकरण नंबर मैंने क्या लगा दी? 3। तो मैं लिखता हूं समीकरण 3 से लिखता हूं, एक फॉर्मूला होता है K बराबर होता है KB इंटू 1000। ध्यान दीजिएगा, K बराबर होता है KB इंटू 1000। सीधा भी अपन निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने कहा कि W है उसकी मात्रा को अपन कितना लेते हैं? 1000। क्योंकि 1 मोल को 1 ग्राम में घोलना कठिन है तो वैल्यू क्या आ जाएगी? K बटा 1000। K बटा क्या आ जाएगी? 1000 आएगी। K बटा 1000 आएगी। तो ये होता है K के बराबर। तो जो K है K बटा जो 1000 है यानी K बटा 1000 होता है KB। तो अपन समीकरण क्या आ जाएगी? तो K बराबर क्या आ जाएगा? 1000 इंटू KB। अब क्या है, समीकरण से थोड़ा मैं आगे और बढ़ता हूं। हमारे पास फॉर्मूला ये है K बराबर KB इंटू 1000। तो समीकरण 3 से डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000, KB इंटू 1000 इंटू के बराबर लिख दिया KB इंटू 1000 इंटू स्मॉल n अपॉन क्या लिख दिया मैंने? W। स्मॉल n अपॉन क्या लिख दिया मैंने? W। ये हमारे पास एक नई समीकरण सामने आ गई। हमने क्या कंडीशन रखी? कंडीशन एक ही रखी है कि जो विलायक है उसकी मात्रा को अपन ने क्या लिया है? 1000 ग्राम। क्या लिया है? 1000। अब मैं लिखता हूं, देखिए n बराबर लिखता हूं मैं 1 मोल और W बराबर लिखता हूं मैं 1000 ग्राम। इस W के बराबर मैंने 1000 ग्राम लिखा, इसके बराबर 1 मोल लिखा। तो आप इसमें समीकरण में रखोगे तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो डेल TB आएगा KB। डेल TB क्या जाएगा? KB। तो हमारी थ्योरी क्या बनेगी? हमारी थ्योरी बनेगी कि यदि किसी विलायक में हमारे पास 1000 ग्राम विलायक है, विलायक कितना है? 1000 ग्राम विलायक है। 1000 ग्राम विलायक में जब विलय के 1 मोल घोलते हैं,
1000 ग्राम विलायक है, उसके अंदर विलय का कितना घोल दें, 1 मोल घोल दें, तो जो उसका क्वथनांक यूनियन होगा वो Kb के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, Kb के। और Kb को कहते हैं मोलल यूनियन स्थिरांक। Kb क्या कहते हैं, मोलल यूनियन स्थिरांक। जो Kb की वैल्यू है वो जल के लिए, किसके लिए, क्योंकि अपने इसके अंदर न्यूमेरिकल में काम है, जल के लिए 0.52 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, 0.52 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स Kb की वैल्यू बता रहा हूं जल के लिए। और एक बेंजीन अपने काम आएगी C6H6, बेंजीन के लिए होती है 2.53 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स होती है। किसकी वैल्यू, Kb की वैल्यू। किसकी वैल्यू, Kb की वैल्यू। तो फॉर्मूले अपने थोड़ा ध्यान रखेंगे, यही फॉर्मूले अपने सवाल के अंदर काम आएंगे। एक फॉर्मूला तुम्हें और बताता हूं, इसके अंदर एक फॉर्मूला और दिया हुआ है सिलेबस में। फॉर्मूला है ऊष्मा गतिकी द्वारा Kb की गणना, यानी ऊष्मागतिकी द्वारा Kb की गणना की गई थी। एक वैज्ञानिक था वांट ऑफ ने अपनी समीकरण दी थी Kb के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, Kb के संदर्भ में। तो Kb बराबर होता है mr डेल Tb स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल H VAP, डेल H मलिक से VAP को कहते हैं वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की ऊष्मा। ये ऊष्मागतिकी द्वारा Kb की गणना है। वांट ऑफ ने इसकी गणना की थी, किसकी, Kb की। यहां जो m है, m बराबर है विलायक का अणुभार, r है गैसीय स्थिरांक जिसकी वैल्यू होती है 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 0.831 1000 होगा डेल एच वीएपी शॉर्ट लिखा है वीएपी, जिसका फुल फॉर्म वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और डेल टीबी अपन जानते हैं, डेल टीबी होता है क्वथनांक यूनियन, क्वथनांक यूनियन होता है, क्वथनांक यूनियन होता है। ठीक है भाई। तो ये थी ऊष्मागतिकी द्वारा Kb की गणना। इस पर भी सवाल बनता है। ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, ये भी एक प्रकार की इंपॉर्टेंट समीकरण है। थोड़ा और अपने समीकरण पे चर्चा करें तो कर भी सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें इस समीकरण से, ध्यान दें इस समीकरण से। देखो डेल टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू 1000 इंटू स्मॉल n अपॉन W। जैसे मान लो हमारे पास ये समीकरण नंबर आ गई 4, तो मैं लिखता हूं समीकरण 4 से ये जो इतनी वैल्यू दिख रही है आपको, ये वैल्यू, ये है मोललता। क्या है, मोललता। मोलों की संख्या बटा विलायक का भार इंटू 1000 मोललता है। तो मैं संबंध आ जाएगा अपना डेल टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू m, Kb इंटू m, या Kb कांस्टेंट होता है तो डेल टीबी समानुपाती क्या गया m। यानी क्वथनांक जो यूनियन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती है किसके, मोललता के, मोलों की संख्या के। यही इसका अनुसंख्यक गुणधर्म है। ये इसका क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो इस टॉपिक में, इस वीडियोस में हमने दो अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक यूनियन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।